अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। हर कहानी सिर्फ सुनने नहीं, महसूस करने के लिए होती है। इस कहानी में आपको मोहब्बत मिलेगी, इश्क मिलेगी, महबूब के हवाले से एक दूसरे के एहसास, जज्बात, उनका पता चलेगा। कहीं पे जज्बात, मोहब्बत और दर्द का हसीन इम्तिज़ाज है, तो कहीं पे खुदगर्ज़ी इतनी कि लोग अपनों का ही खून करने के लिए तैयार होते हैं, अपनी साख बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तसव्वुर, नाज़िश मुनीर, किस्त नंबर 7। तुम अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर क्यों नहीं आना चाहते? अरोहा को इसके लिए दिए अंदाज पर तैश आ रहा था। देखो अरोहा, मैं अभी कुछ कामों में उलझा हुआ हूँ, तुम घर जाओ, आराम करो। घर जाऊँ? कैफ हमदानी, मेरे अंदर नई जिंदगी पल रही है और तुम कह रहे हो घर जाओ? वो जारहाना अंदाज में आगे बढ़ती इसका बाजू थाम गई थी। कैफ, हमारा बच्चा, देखो, महसूस करो। कैफ ने इसका दीवानापन पर हाथ झटका। बच्चा? अरोहा, लेकिन मैं अभी बाप नहीं बनना चाहता। उसके ठंडे लठमार लहजे पर अरोहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं इतनी मुश्किल से घर वालों की नज़रों से बचती 2 हफ्तों से इसे छुपा रही हूँ। मुझे बेवक्त उल्टी और तुम्हारे जवाब न देने की ज़हनी अजियत से होने वाली जिस्मानी तकलीफ से अम्मी को शक होने लगा है। वो मुझे आज डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती थी। मैं इतनी मुश्किल से बहाना करके तुमसे मिलने आई हूँ। सो व्हाट? मैं क्या करूँ? तुम्हें किसने कहा ये मुसीबत पालो? ख़त्म करो, फ़ारिग करो और अपने मंगेतर के साथ आराम से निकाह करके रुखसत हो जाओ। कैफ? वो चिल्लाई थी। अरोहा, बी प्रैक्टिकल, मैं अभी बीवी बच्चा नहीं पाल सकता। वो कितनी सफाकी से कह रहा था। अरोहा को अपने सीने में तकलीफ उठती हुई महसूस हो रही थी। कैफ, मुझे तुम्हारी खुशबू की आदत हो गई है। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है और ये बच्चा हमें मुकम्मल कर देगा। वो इसके बाजू से लगी ठहर ठहर कर लफ्ज़ अदा कर रही थी। अरोहा, जो हमारे दरमियान ताल्लुक है, अगर तुम इसे कायम रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझे इस बच्चे की झंझट से निकालना होगा। ये तुम्हारे लिए झंझट है? वो बेयकीन हुई थी। तो क्या तुम मेरे साथ के कायल हो और इसे हासिल होने वाले नतीजे की जिम्मेदारी से नहीं? बोलो। वो चिल्लाई। तुम्हारा फिर तुम जानो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने घर वालों की बात मान जाओ, निकाह करो और रुखसत हो जाओ। तुम इस बच्चे को नहीं ख़त्म करना चाहते, ठीक है, अपने मंगेतर को इन्वॉल्व करो। उसकी बात पर अरोहा ने पूरी नहीं होने दी थी कि एक ज़ोरदार तमाचा वो इसके चेहरे पर रसीद कर चुकी थी। तुम्हारी सोच की दाद देनी पड़ेगी। अपना खून किसी और के सर करके ऐश करना चाहते हो? वो अब की बार घुर्राई थी। कैफ ने थप्पड़ से ज़ोर से धकेलते सोफे पर पटका था। अपनी औकात में रहो। कैफ, वो कैप्टन है। वो उड़ती चिड़िया के पार गिन लेता है। उसे फ़ौरन हकीकत मालूम हो जाएगी। मुझ पर रहम करो, मुझे न्याजी हाउस से निकाल लो। मेरे घर वाले मुझे जान से मार डालेंगे। प्लीज़, हमारा बच्चे की खातिर। वो इसके कदमों में गिर चुकी थी। हकीकतन अरोहा न्याजी ने अपनी वक़्त आज जानी थी। क्या बस इतना ही ज़ोर था? वो हंसा था। उसकी मुस्कुराहट पर अरोहा का दिल जाए इसके करीब जाए और मुस्कुराता हुआ था तो मज़ीद हैंडसम लगता था, लेकिन वो बेबस थी। वो अपना मकाम खो चुकी थी। कैफ, मुझे मत छोड़ो प्लीज़, मुझे अपना साथ दे दो। वो गिड़गिड़ा रही थी। कैफ, हमदानी की दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है, और तुम्हारे पास मुझे देने को अब कुछ नहीं बचा। वो उसे परे धकेलता शीशे की दीवार के पार देखने लगा। मेरा सब कुछ तो ले चुके हो, आप क्या चाहते हो? वह ज़मीन पर बैठी हुई थी। रोने से चेहरा और गर्दन मुकम्मल भीग चुके थे। सुराहीदार गर्दन आज तकलीफ से दुखने लगी थी। मेरे लिए क्या कर सकती हो? वो बेलचक अंदाज में बोल रहा था। कैफ? उसे जवाब नहीं दिया गया। मेरी हालत पर रहम करो। कैफ के इसके कान के करीब आते सरगोशी के अंदाज में कहे अल्फाज उसकी रूह पर जख्म छोड़ गए। बोलो, करोगी मेरा ये काम? अरोहा ने दर्द से अपने सीने पर हाथ रखा। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। क्या तुम मेरे सिवा भी किसी का साथ रखते हो? ये वो सवाल था जो करते अरोहा को अपनी आवाज़ दबती हुई महसूस हुई थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कैफ एक घंटा घुटना ज़मीन पर टिकाए दूसरे के सहारे उसके करीब झुका था। इसकी पथराई आंखों में तकलीफ थी। कैफ ने बालों से उसे झंझोड़ा। बस इतनी सी दीवानगी थी। मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं। वो रो रही थी। सिर्फ एक रात। अगर उसे मालूम हो गया वो मुझे जान से मार डालेगा। अरोहा दर्द से चिल्लाई थी। तुम इसकी बहन हो, तुम इसकी कमज़ोरी हो। बस इसरार न्याज़ी का गरूर तोड़ना है मुझे, फिर मैं तुम्हें उस तकलीफ से आज़ाद कर दूंगा। उसके लहजे की तपिश से अरोहा को अपना आप झुलसता हुआ महसूस हुआ था।
वादा करो, सिर्फ इस एक रात की बर्दाश्त के बाद तुम मुझसे वफा निभाओगे। आरोहा ने उसका हाथ थामा। ओके। उसके यक हरफी जवाब पर वो कुछ ना बोल सकी। वह मजीद सवाल करने की हैसियत नहीं रखती थी। क्या वाकई? आरोहा निकाह के लिए राजी हो गई। अनस नाश्ते की मेज़ पर माँ से मिलने वाली मालूमात पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका था। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अल्तमश न्याजी ने बेटे को लटारा। अरे नहीं अबू, बस यूं ही। वो खामोशी से नाश्ता करने लगा। फातीना निकाह की तैयारियों और एहतशाम की वापसी के मुतालिक शोहर से पूछने लग गई थी। अनस मोटरसाइकिल निकाल रहा था जब इसके फ़ोन पर पैगाम मौसूल हुआ था। कैफ हमदानी, तुम इतने सीधे हो नहीं जितनी शानदार तुम्हारी ज़ाहरी शख्सियत है। मैं बहुत जल्द मालूम कर लूँगा तुम्हारा मकसद क्या है। आखिर क्यों आए हो तुम हमारी ज़िंदगी में? इसके दोस्त का बड़ा भाई जासूस था। उसने उससे ऑफिशियल मदद मांगी थी। वो जल्द ही ये पहेली सुलझाना चाहता था। बाहर की रौनकें हर सू छाई थी। मार्च का महीना अशवा न्याज़ी की पसंदीदा मौसम बहार का आगाज़ हुआ करता था। 9 अप्रैल को इजरार और अनमता की शादी की तारीख तय हो गई थी और 9 मार्च को एहतशाम और रोहा का निकाह होना तय पाया था। अशवा के मिड टर्म्स चल रहे थे जिसकी वजह से वह एहतशाम के निकाह पर पहनने के लिए कुछ खरीद नहीं पाई थी। आप खुद अपनी पसंद का ले आइएगा, या फिर मेरे पास के पहले के जो जोड़े पड़े मैं इनमें से कुछ पहन लूँगी। तुम और तुम्हारी पढ़ाई, हर वक्त इन किताबों में सर दिए बैठी रहा करो। तुम्हारा क्या बनेगा? रानिया साहिबा बेटी की हरकतों से आजिज़ आई हुई थी। अम्मी एक निकाह पर पहनने वाला जोड़ा ही नहीं लेने जा रही। आप तो ऐसे फिक्रमंद हो रही हैं इनकी नहीं मेरी रस्म हो। अशवा ने मजाक किया। रानिया ने इशारों के नाये में अनमता को कुछ कहा। अम्मी अब बेफिक्र हो जाए। वो इन्हें दिलासा देती अशवा की सिमत आई। इसके हाथ से किताब लेकर बंद कर दी। आप ही, मुझे नहीं जाना शॉपिंग पर। आपको पता मुझे बाजार में घूमना पसंद नहीं। वो मुंह बनाकर बोली। तुम्हें भी अम्मी का पता है, वो बाजार में घूमने नहीं खरीदारी करने जाना है। आप ही, फूफो लोग भी जा रहे हैं। इतने लोग जाएं एक साथ तो खरीदारी कम और घूमना ज़्यादा होता है। वो किसी सूरत राज़ी नहीं हो रही थी। अपने मियाँ के साथ जाया करना अकेली। अब इतने लोगों को बर्दाश्त करो। अम्मी के जुमले को पर वो दांत पीस कर रह गई। अम्मी को इसका रिश्ता तय करने का नया भूत सवार हुआ था, और वैसे भी जब खानदान में शादी हो तो माओ को अपनी औलाद के रिश्ते की फिक्र लग जाती है। अम्मी हर वक्त इसे ससुराल के ताने मत दिया करे। बच्ची है अभी, इसका कच्चा सहन है। अशवा की चादर लेने जाने पर अनमता ने माँ को समझाना चाहा। बच्ची नहीं है, 20 साल की हो गई। तुम्हारी बात हमने कितनी जल्दी तय कर दी थी। एक ये है, मान ही नहीं रही। रिश्ता ही पक्का करेंगे, निकाह तो नहीं अभी पढ़वाना है ना। तुम लोगों की फूफो इंटरेस्टेड है अशवा में। मुदस्सर को खसूसन पाकिस्तान शादी पर लाई हैं। अच्छा, इनसे मिले जुले। जब उन्होंने रिश्ता मांगा तो मुझे और तुम्हारे अब्बू को कोई एतराज़ नहीं होगा। परात में भिंडी रखते काटती अपनी सादा तबीयत माँ को देखती अनमता ने आगे बढ़कर इनका हाथ नरमी से थामा। अम्मी, इतनी फिक्र मत किया करें। अभी मुदस्सर को हम जानते ही कितना है। सारी उम्र तो बाहर आए। वहाँ का माहौल, अशवा और उसकी सोच का मिलना ना मिलना, अभी सब देखभाल लीजिए। कोई जल्दी नहीं है। अगर आपकी औलाद का रिश्ता ज़रा ठहर कर भी हो जाए, कोई आफत नहीं आ जाएगी। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे। इसके लहजे में लचक थी। वो मज़ीद कहना चाहती थी, लेकिन अशवा को सीढ़ियाँ उतरते देखकर वो खामोश हो गई। जितने इसके मूड हैं, इसके लिए बहुत सी दुआएं चाहिए। उन्होंने अशवा के बने मुंह को देखते हुए कहा। माँ की दुआएं कभी डूबने नहीं देती। जी लगाकर मेरे लिए दुआ किया कीजिए। कोई आपकी बेटी को बर्दाश्त करने वाला मौजूद हो। उसने लाड से इनके गालों पर प्यार करते हुए चहकते हुए शरारत से कहा। अंदर दाखिल होते अनस ने यह मंजर देखते मुस्कुराहट दबाई। अनमता, गाड़ी निकाल रहा हूँ। अम्मी के साथ फूफो लोग मुदस्सर की गाड़ी में निकल गए। मुझे इसरार भाई ने कहा कि तुम लोगों को बाजार ले जाओ। फटाफट बाहर आ जाओ। लाड बार में भी हो सकते हैं। आखिर में अशवा को सुनाता वो 9-11 हो गया। आप ही सुना आपने, मुझे सुना कर गए हैं। अशवा अनमता से शिकायत करने लगी। वो लोग गाड़ी में बैठ रहे थे। बच्चों वाली आदत नहीं गई। बड़ों को शिकायत नहीं लगाते। अनस गाड़ी निकालता दोबारा छेड़ रहा था। आपकी अम्मी को नहीं, बल्कि अपनी ज़ाती अम्मी को लाड कर रही थी। बिल किस चीज़ का आ रहा है? मेरी अम्मी को लाड मेरे बाद इनकी बहू करेगी। ज़्यादा मुझसे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी जूती भी आपसे जेलस नहीं होती। आज बाजार से सही वाली जूती लाजमी खरीद लाना। क्यों? अनस की बात बदलने पर उलझी। क्योंकि इस वाली का मुंह तुम्हारी तरह मगज आधा है। अनस भाई, वो चिल्लाई। अनस का कहकहा जानदार था। अनमता इन दोनों की तकरार से उलझी। शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सेंटी हो रही हूँ। इनका साथ मुमकिन नहीं। जहाँ अम्मी अब्बू अशवा की बात पक्की करें वहीं बेहतर हो। या अल्लाह इन दोनों के नसीब बहुत अच्छे करना। जो इनके हक में बेहतर हो वही हो। आमीन। इसका तबागा फुप्पो की फैमिली को सोच रहा था, लेकिन इसके तस्वुर में भी नहीं था कि इनके नसीब में क्या लिखा है।
गाड़ी में फातीना के साथ बैठी अरोहा का रंग जर्द पड़ रहा था। क्या ये सब बगैर किसी रुकावट के मुमकिन हो सकेगा? उसका दिल कांप रहा था। उसने सीट को मजबूती से अपने लंबे नाखूनों से दबोचते गाड़ी ड्राइव करते मुदस्सर को देखा था। इसका दिमाग तेजी से प्लान बना रहा था। आह कैफ, तुम्हारे इश्क ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आंखें मूंदती वो उसकी रफाकत में गुजरे लम्हे याद करने लगी। बहुत लंबी मुसाफत उसने काटनी थी उस शख्स के साथ के लिए जो उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करेगा। बस तुम्हारा नाम चाहिए, बाकी चाहे जिस मर्जी के साथ रहो। वो फैसला करते 100 बार मरी थी। सिर्फ एक रात उसने पट से आंखें खोलकर वापस होश संभाला था। ड्राइव करता हैंडसम लड़का पीछे बैठी लड़की के इरादों से बेखबर इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था। अशु, अपने नाम की पुकार पर जोड़ा देखती अश्वा पलटी। मदरसा मद्धर मुस्कुराहट लिए उसके पीछे खड़ा था। जी, उसने अनमता को तलाशना चाहा मगर वो इससे फासले पर फुफ्फो फातीना के साथ कपड़े देख रही थी। फुफ्फो निकाह से 10 दिन पहले पाकिस्तान आ गई थी। इनकी फैमिली की सारी शॉपिंग अभी करने वाली थी जो उन्होंने पाकिस्तान ही करनी थी। आपको कब से देख रहा हूँ, आप कोई ड्रेस सेलेक्ट नहीं कर पा रही। कैन आई हेल्प यू? उसके ऑफर लुटाते अंदाज पर अशवा उलझी। लेकिन यार मुदस्सर, तुम सारी उम्र जर्मनी में रहे हो, तुम्हें पाकिस्तानी लड़कियों की चॉइस का आइडिया नहीं है। इतना साफ मुंह पर जवाब सिर्फ न्याजी हाउस का एलियन अनस न्याजी ही दे सकता था। अशवा ने गर्दन मोड़कर देखा था। वो बिल्कुल इसके साथ आ खड़ा हुआ था। ये तुम्हारा मोबाइल गाड़ी में रह गया था। कभी तो अपने मोबाइल का ख्याल रख लिया करो, हमेशा कहीं ना कहीं भूल आती हूँ। वो इतना ऊंचा बोला था, मुदस्सर ने बखूबी सुना था। क्या मतलब? वो अपनी बात का असर जाहिर करने को पूछ बैठा। अपनी अशवा बहुत लापरवाह है, अच्छे से जानता हूँ उसे। ओफ अशवा, तुम्हारे बेचारे शोहर का मुस्तकबिल में क्या बनेगा? इसके अफसोस करता अंदाज पर वो चिढ़ गई। तो एक काम कीजिए, मेरी मदद को आप आ जाया कीजिएगा। वो इतरा कर कहती वापस सूट देखने लग गई। भाई, कोई सिंपल और डिसेंट पीस दिखाएं। वो इन दोनों को इग्नोर करती बोली। वो सफ़ेद फ्रॉक उतार कर दिखाओ मैडम को। अनस आगे बढ़कर उसके साथ पीस निकलवाने लगा। ये क्या बदतमीजी थी, वो हमारे कज़न से। आशा ने सरगोशी की। हाँ जी बिल्कुल, और अगर यूं ही रहे तो यह बर्गर बॉय बहुत जल्द तुम्हारे मंगेतर के रुतबे पर फाइज हो जाएगा। उसकी ताज़ा फराहम की गई मालूमात पर अशवा ने एक नज़र मुदस्सर पर डाली जो अपने फ़ोन पर मसरूफ़ मैसेज टाइप कर रहा था। ये ख्याल आपको आया भी कैसे? उसने दांत पीसे। ये ख्यालात घर के बड़ों के हैं, एवं फुफ्फो तुम पर सदके वाली नहीं जा रही। शूट, उसका मूड बुरी तरह बिगड़ा था। शुक्रिया करो मुझे, अनस ने सफ़ेद रंग की फ्रॉक देखते शरारत से कहा। किस खुशी में? वो अब दुपट्टे देख रहा था। इस लंगूर को तुम्हें बढ़ती दिलचस्पी को रोकने के लिए। अशवा ने नोट किया था। जरा सी अनस की इसकी इज्जत अफसाई पर मुदस्सर इसे इग्नोर करने लगा था। नेवर माइंड। वो लंबी सांस खारिज करती इतरा कर कहती लड़की को स्किन फ्रॉक उतार कर दिखाने का कह रही थी जिसके घेर और आस्तीन पर शीशे का काम हुआ था। दुपट्टे के किनारे भारी कामदार नहीं थे। इसने फ्रॉक अपने साथ लगाते शीशे में अपना अक्स देखा। वो दोनों इसके दाएं और बाएं जानिब खड़े थे। मैडम, लंबाई बिल्कुल परफेक्ट है, आपको पसंद आया? सेल्समैन की बात पर दोनों नौजवानों ने नजरें आईने में उभरते स्किन रंग के पैरों को छूते शीशों के काम वाली फ्रॉक अपने साथ लगाए कंफ्यूज खड़ी अशवा को देखा। आया इस पर जच भी रहा है कि नहीं? वाओ, प्रिटी अशु, यू लुक कंप्लीटली ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। मुदस्सर ने मुस्कुराते हुए सेल्समैन की बात की तस्दीक की। अनस ने उसके निकनेम से पुकारे जाने पर आंखें तिरछी करके मुदस्सर को देखा। बेकार, बहुत सिंपल हो जाएगा। दूल्हे की इकलौती बहन हो, कुछ क्लासिक ट्राई करना चाहिए। सफ़ेद निकलवाया गया फ्रॉक उठाकर उसने नज़दीक लाकर उसके साथ लगाते अशवा के हाथ में थामा जिसके गले और घेरे पर मोतियों का काम स्किन हुआ था। गुलाबी दुपट्टा उसके सर पर उड़ाया। दैट लुक्स डिसेंट। इसके लहजे और आंखों की चमक पर अशवा ने आज ही हमेशा यकीन कर लिया करती थी। स्किन फ्रॉक अशवा ने छोड़ दिया। मुदस्सर के मोबाइल पर चलती मैसेज टाइप करती उंगलियां वहीं थमी थी। लेकिन अब अनस के अशवा के पीछे खड़े होने पर वो आईने में उभरता इसका अक्स नहीं देख सकता था। अशवा एक हाथ से फ्रॉक थामे दूसरे से गोटे लगे किनारों वाले भारी कामदार दुपट्टा सर पर लगाए खुद को देखती मधमसा मुस्कुराई थी। गालों पर पड़ते गढ़े को शर्फ बख्शा गया। अनस को लगा तमाम कायनात के मोतियों की चमक इन गालों पर पड़ते गढ़ों में समाने लगी हो। इसका दिल बहुत तेज रफ्तारी से धड़का था। इन्हें पैक कर दो, मैं पेमेंट करता हूँ। वो सेल्समैन से मुखातिब हुआ। वो अपनी तेज होती धड़कनों का शोर दबाना चाहता था। क्यों, आप मेरे जोड़े की पेमेंट करेंगे? मैं खुद। इसकी बात अनस ने मुकम्मल ना होने दी। उसने सेल्समैन को जाने का इशारा किया। मुदस्सर अपनी मॉम की जानिब बढ़ गया था। अम्मी ने कहा था तुम एहतशाम की बहन की हैसियत रखते हो। अनमता का जोड़ा उसके ससुराल की तरफ से आया है।
अरोहा की भाभी के हवाले से, तो तुम्हारा निकाह का जोड़ा हमारी तरफ से होगा। लेकिन वो मना करना चाहती थी। अपनी लाडली अम्मा को मना कर सकती हो? अनस ने कंधे उचकाए। वो वापस इसी टोन में आ गया था। हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। इसने दूर से फातीना की तरफ देखा जो इसी की तरफ आ रही थी। वह नमता के बाद फातीना की लाडली थी, जो बेटी की तरह इसके लाड उठाया करती थी। अनस मोबाइल की रिंगटोन पर फातीना को हाथ हिलाता बाहर की जानिब बढ़ गया। अरोहा जो कब से उधर ही देख रही थी, उसने फ़ोन पर कैफ को मैसेज देखकर भेजा। ऑल सेट। उसकी रंगत जर्द पड़ती जा रही थी। जो वो करने जा रही थी, अगर उसकी हल्की सी भी भनक असरार को लग जाए तो वो उसे कभी नहीं बख्शेगा। ये ख्याल आते ही उसकी रूह कपकपा जाती थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने शहर लाहौर की हवाओं में ताजगी घोल दी थी। शाम ढलने को थी। अशवा नमता के साथ सुबह से फातीना और पुप्पो की शॉपिंग में मदद करती रही थी। असरार का फ़ोन आया था, वो दफ्तर से वापसी पर इन्हें पिक कर लेगा। अनस अपने काम पर था। अशवा, चाची ने बोला है हम भी पुप्पो लोगों के साथ ही चले जाते हैं। अरोहा के कहने पर वो असरार का फ़ोन सुनते अनमता की तरफ मतवज्जो हुई थी। ठहर जाओ, असरार आ रहे हैं। मुदस्सर की गाड़ी में जगह नहीं है, सामान भी काफ़ी ज़्यादा है, शादियों की शॉपिंग में हो जाता है। अनमता ने उसे टोका। अशवा, क्यों अपनी बहन के साथ चिपकी हुई हो? मेरा भाई इसका मनकू है। अकेले दोनों का लॉन्ग ड्राइव पर जाने का ज़बरदस्त मौका है। उसने अशवा के कान में सरगोशी की थी। मसला अनमता और असरार को भेजने का नहीं, बल्कि इसका पुप्पो की फैमिली के वारिसदगे का था। वो अजीब कसमकश का शिकार थी। अनमता भाई के साथ अकेले जाते डर लगता है क्या? उसके छेड़ने वाले अंदाज पर झींक गई। ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। अरोहा ने दरमियान में उसे टोका। अपने मियाँ का सोचो, हम समझदार लड़कियाँ और दो हैं, हम जा रही हैं। फातीना चच्ची को फ़ोन कर देगी। आ जाओ अशवा। वो इसकी एक भी सुने बगैर उसके पार्किंग में आ गई। वो दोनों नमता से दूर निकल आई थी, लेकिन फुप्पो लोगों का कहीं नामो निशान नहीं था। किधर जाना है? मुझे तो गाड़ी का भी नहीं पता। मैं ताई अम्मी को कॉल करती हूँ। उसने बैग से फ़ोन दरामद किया जो अनस ने उसे गाड़ी से ला कर दिया था। लाओ, मैं करती हूँ। अरोहा ने उसका फ़ोन थामा। अशवा लापरवाह बनी इधर उधर नज़र दौड़ाने लगी। दूर कहीं मगरिब की अज़ानें होने लगी थी। अरोहा मुंह दूसरी जानब किए कॉल कर रही थी। वो इतना वास्ता बोल रही थी कि पास खड़ी अशवा को समझ नहीं आया। हो रही गाड़ी, ब्लैक सुजुकी। अरोहा इसको लिए आगे आई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला था। अशवा को अजीब सा महसूस आ रहा था। कुछ अजीब था। अरोहा का मुस्कुराकर इससे गुफ्तगू करना, इसको साथ लेकर घर जाने का इसरार करना, अनमता से चिड़े बगैर उसे इसरार के साथ भेजना। वो उलझ गई। ये क्या बाकी सब किधर हैं? वो चौंकी। उसने सवाल दागा। वो लोग बाहर ही आ रहे हैं। मेरी चची से बात हो गई है, हमें बैठने का कहा है। उसने अशवा को गाड़ी में धकेला। आह, अरोहा पागल हो गया? वो चिल्लाई। इसका सर गाड़ी से टकराया था जब किसी ने पीछे से उसके चेहरे पर रुमाल रखते उसे मजबूती से जकड़ लिया। मुदस्सर अपनी गाड़ी बगैर लॉक किए सुबह से माल में है। ये सवाल वो इसके जहन में झमाके के साथ आया, लेकिन वो अपने हवास खो चुकी थी। गुड बॉय, पुअर सोल। गाड़ी में उभरने वाली सरगोशी वो आखिरी अल्फाज थे जो अशवा ने सुने थे। आरोहा ने अपने लिए इस्तेमाल हुए अल्फाज पर गाड़ी का दरवाज़ा पूरी कुव्वत से बंद किया और वह पलट गई। उसने खुदगर्जी की इंतहा करते अपने ही ख़ानदान की लड़की का सौदा किया था। अशवा न्यासी के साथ एक रात की कीमत पर कैफ हमदानी उसे अपना नाम देगा। इसके जहन में अनमता और असरार का ख्याल आया। उसे अशवा की कोई फिक्र नहीं थी। कैफ अपसेट करके सबको ड्रॉप कर लेगा। आंसू इसकी पलकों से निकलते इसका चेहरा भिगो रहे थे। एक रात अपने महबूब को रकीब के साथ गुजारने का समा करना जिंदगी आग में झुलसाने के मुतरादिफ था। मुदस्सिर गाड़ी पार्किंग से निकाल रहा था जब अचानक अरोहा इसके सामने आ गई। ध्यान से अभी गाड़ी के नीचे आ जाती, वो गुस्से से बोला। फूफा और फातीना बाहर निकली, साथ उसके दूसरी कजन्स भी थी। अरे बेटा, अभी तक गए नहीं और ये चेहरा क्यों पीला पड़ रहा है? चाची और अनमता को कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था और भाई वहीं है इनके साथ। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैंने सोचा आपके साथ ही चली जाऊं। वैसे भी कभी अपनी जगह छोड़नी नहीं चाहिए। किसी दूसरे के संग ज़बरदस्ती जाना अपनी वक़्त खुद की नज़रों में गिरा देता है। अरे आजा, थकावट की वजह से हो रहा होगा। तुमने कुछ सही से भी खाया नहीं। फातीना को होने वाली बहू की फिक्र सताने लगी। वो इनके साथ गाड़ी में जा बैठी। अनमता, बच्चियाँ कहाँ हैं? अजरार उसे अकेला खड़ा पाकर तशवीश का इजहार कर गया। वो दोनों फुफ्फो लोगों के साथ चली गई हैं। क्यों, मैं आ रहा था ना। इतने लोग एक साथ कैसे मैनेज करेंगे? इनका कहना था हमारे भाई को आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रही, सो आज इन्हें आपको आइसक्रीम खिलाने का शर्फ बख्शा है। उसने बालों को कान के पीछे अड़सते मस्खराना अंदाज में कहा। मेरी बहनों के ख्यालात कितने नेक हैं। देख लो तुम्हें कितनी अच्छी नींदें मिली हैं। वो अशवा को भी अपनी बहन मानता था, कभी इसमें और अपनी सगी बहनों में फ़र्क नहीं किया था।
फ़ातीना, अम्मी से पूछें पहुँच गई? वह उनके पास मेरे सेल में क्रेडिट ख़त्म है। वो गाड़ी की जानिब चल दी। चची जान, बच्चियाँ आपके साथ हैं? दुआ सलाम के बाद वो मुद्दे पर आया। हाँ जी, बस अरोहा की तबीयत कुछ बिगड़ गई थी। अचानक उसे उल्टी होने लगी। जूस लेकर दिया। वो अपनी बहू पर निहाल होते असरार के लफ्ज़ बच्चियों पर ध्यान न दे सकी। किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, काफ़ी दिनों से इसकी यही हालत है। अम्मी कह रही थी मौसम की तब्दीली से हो जाता है। वो गाड़ी माल से निकाल रहा था जब एक ब्लैक सुजुकी ने उसे तेज़ी से क्रॉस किया। असरार ने फ़ौरन ब्रेक लगाई। चले घर, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। उसने फ़ोन रखते गाड़ी रोड पर दौड़ाई। वह नमता से उसकी शॉपिंग की रुदात सुनने लगा। उन्होंने आने वाले भयानक कल का तसव्वुर नहीं किया था। मार्च की उदास शाम ढल रही थी। हवा में अफसुर्दगी छाई थी। अक्सर कहानियों में सुना था, परी को देव कैद कर लेता। रात 11:30 बजे आज अशवा न्याज़ी को वो अफसानी तसव्वुराती दुनिया की तल्ख हकीकत का अदराक हुआ था। अंधेरी जगह इसका वजूद ज़मीन बोझ था। हाथ कमर के साथ बंधे थे और मुंह पर टेप लगी थी। उसने टांगों को हरकत देना चाहिए, लेकिन बेसूद। मजबूत रस्सी में जकड़े पांव हलाए न हिलते थे। मैं कहाँ हूँ? तमाम एहसासियात इकट्ठा करते उसने अपने जिस्म को हरकत दी। वह ठंडे फर्श पर गिरी पड़ी थी। सर ऊंचा करने पर एहसास हुआ उसके बाएं जानब बेड था। कमरा नीम तारीख था। बिस्तर के दूसरी जानब लैंप रोशन था। इसका दिमाग काम करने लगा था। वो किसी होटल का वसी कमरा था। कमरे में मौजूद हर शय तरतीब से मौजूद थी, मासवाए अशवा न्याज़ी के। वो गलत जगह लाकर फेंक दी गई थी। मैं यहाँ क्यों है? इसके सर के पिछले हिस्से में तकलीफ थी। आप ही मुझे बचा। इसकी आवाज़ कमरे का दरवाज़ा खोलने पर दब गई। चटक की आवाज़ के साथ दरवाजे का लॉक खुला था। अशवा की आवाज़ बिस्तर के पार दब चुकी थी। वो सांस रोके लेटी थी। अक्सर कहानियों में सुना था, चाहने वालों को अल्हाम हुआ करते हैं। रात के 10 बजे अनस अपने दोस्त से मिलने होटल आया था। इसका दौर बाहर वीज़े के लिए अप्लाई करवाता था। अनस का वीज़ा लगाने के लिए इसके डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए थे। अनस वही देने आया था। माज़रत यार, तुम्हें अचानक होटल बुलवाना पड़ा। आज हमारी शादी की सालगिरह, जो मेरी बेगम को याद न रहा, लेकिन काम की मसरूफियत के बायस मेरे जहन से निकल गया। अब बेगम को डिनर पर लाकर इनका मूड बहाल किया है। तुमसे इसलिए आज शाम दफ्तर में न मिल सका। तुम्हारे कागजात आज ही चाहिए थे। मुझे कल सुबह फर्स्ट टाइम एजेंसी में जमा करवाने हैं। उमैर अनस से बगलगीर होते हुए कह रहा था। इट्स ओके यार, मेरी शिफ्ट मुकम्मल हो गई तो इधर आया हूँ। खैर, मेरा वीज़ा लग जाए तो कोई मुस्तकिल ठिकाना बनाओ। इसका लहजा पूरा उम्मीद था। लारी अड्डे पर टैक्स के अकाउंट के काम से तकरीबन महीने का 70,000 कमा रहे हो, मगर मुस्तकबिल ये काम तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर नहीं बदला सकता। बेफिक्र हो, इस माह के इख्तिताम तक सूडान के वीज़े आएंगे। पहली फ़्लाइट से तुम सूडान होगे। बाय द वे, अल्तमश अंकल मान गए। अब्बू को मना रहा हूँ, इंशाल्लाह समझ आएंगे। लेकिन इनसे मेरा कारोबार के लिए सरमाया इकट्ठा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाना देखा नहीं जा रहा। इनसे सरमाया की रकम में लेना नहीं चाहता। मैं खुद के बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ। वो मुझे सरकारी नौकरी पर लगवाना चाहते हैं। लेकिन मेरा दिल आज़ाद परिंदा है, जो आर्ज़ी मुलाजमत करके गुजारा नहीं कर सकता। अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। मुझे अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए खुद को इंतहा पर ले जाना पड़ेगा। बाकी मौला मालिक है, और बेशक मेरा अल्लाह मेहनत करने वालों को बेमोल नहीं किया करता। उसके लहजे से उम्मीद की रोशन किरणें फूट रही थी। अनस, तुम्हारी तसव्वुराती दुनिया बहुत वसी है, जिसमें हकीकी दाना के आकाओं की मदाखलत तुम्हें बर्दाश्त नहीं, मगर मेरे दोस्त, इस तसव्वुराती ख्वाब को हकीकत बनाते तुम्हें अपनी ज़ात की कीमत अदा करनी पड़ेगी। परदेस में ज़िंदगी काटना आसान नहीं। उमैर के अल्फाज से शहर लाहौर की फ़िज़ा में उदासियाँ घुल गई। मैं खुली आंखों से ख्वाब देखकर अपने तसव्वुर को हकीकत बनाने के लिए ये भी करूँगा। अमूमन लोग रोज़े माश की तलाश में परदेस जाते हैं और वहीं के हो रहे थे, या इनकी हर माह भेजी गई रकम से पाकिस्तान में मौजूद इनका ख़ानदान पलता है, और जब वो पाकिस्तान लौटते हैं तो सबसे फिर से शुरू करना पड़ता है। लेकिन मैं परदेस अपने तसव्वुर के लिए जाऊँगा। मुझे मालूम है मेरी माँ मेरी जुदाई बर्दाश्त करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरे अब्बू मुझे शायद इजाज़त ही दे, लेकिन मैं ये रिस्क लूँगा। मैं अपनों की जुदाई काटने का रिस्क ओन करूँगा। ये फ़ैसला मेरा है। मैंने ज़िंदगी की दुश्वार राह चुन ली है। मैंने अपनी मंजिल का तयन करना है। अब इसके कठिन रास्तों का मुसाफिर बनने से घबराना नहीं है। मेरा तसव्वुर हकीकी ज़िंदगी में बहुत मुकम्मल खूबसूरत होगा इंशाल्लाह। ख्वाबों की जस्तजू उसकी आंखों से छलक रही थी, और मैंने उससे मुसाफा करते मुड़ गया। अनस अपनी मोटरसाइकिल के करीब आया। अचानक इसका दिल ज़ोर से धड़का। सुबह वाली शिद्दत उसके असाब पर छा गई। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे वो यहीं मेरे आसपास है। उसे धड़कते दिल की सरगोशी सुनते फ़ौरन इर्द गिर्द निगाह डाली। दूर कहीं गाड़ियाँ आ जा रही थी।
वो अपने दिल की बदलती कैफियत पर हैरान हुआ। अशफाक को गाड़ी से निकालते वो लोग होटल की जानिब बढ़ रहे थे। अनस से थोड़ा दूर दाएं कंधे पर ढलकती हुई गर्दन नीम बेहोश लड़की अशफा ने लड़खड़ाते कदमों से अरसलान कैफ के असिस्टेंट और गार्ड के सहारे बेहोश हवास चल रही थी। फिजा में कुछ अनजान सा खौफ तराया। अनस ने दूसरी सिमत कदम बढ़ाए। इसका दिमाग उसे सिग्नल दे रहा था। अनस ने खुद को झड़का। अनस न्याजी, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ जाता है। जिसका तस्वुर तुम कर रहे हो उसकी दुनिया तुम्हारे जहां में नहीं आती। डोंट बी सिली बॉय। इसका फोन बजने लगा। फिजा में फैला तिलिस्म टूट गया। अरसलान वाले अशवा को लिए आगे निकल गए। अनंता तुम्हारे भाई की कहीं डेट नहीं मार रहा? काम से निकला हुआ था, बस घंटा तक घर पहुंच जाऊंगा। वो अपनी मोच में कहता मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा, लेकिन सामने से सुनने वाले अल्फाज से इसे अपनी आवाज़ दबती हुई महसूस हुई। कब, कैसे, कहाँ? अशवा ऐसे कैसे? तुम इसके साथ थी? उसका चेहरा फक हुआ था। क्या मतलब घर नहीं आई? हाँ हाँ आ रहा हूँ, फौरन पहुँचता हूँ। वो इसकी फिक्र में घुलता तेजी से मोटरसाइकिल लिए निकल गया। हमने अक्सर सुना था कहानियों में परी को बेहोशी का फल देकर सुला दिया जाता है। अशवा ने दम साध रखा था। अपनी तरफ उठते कदम उसके दिमाग में भारी सरब लगा रहे थे। मेरे अल्लाह मुझे पनाह दे। इसका दिल कर्ब से फटने वाला था। मुझे मालूम है तुम जाग चुकी हो डार्लिंग। कैफ ने उसके रुखसार की चुटकी भरी। अशवा की आंखों से बहती एक नकेल उसके गाल पर ठहर गई। इसके दोबारा गाल छूने पर अशवा ने वहशत से आंखें खोली। इन हिरनी आंखों में वहशत क्यों है? उसे उठाकर बिठाते वो इसके नज़दीक आलती पालती मारकर बैठ गया। गोया बहुत फुर्सत लिए आया हो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसकी आंखों में उभरते सवाल पर वह मुस्कुराया। इसका मुस्कुराना अशवा को जहर लगा। आखिर हमदानी याद है? गर्दन बाएं जानब झुकाते मकनातीसी मुस्कुराहट, आंखों में सख्ती लिए दीवानावारो इसकी तरफ जनूनियत से झुका। उसके यकदम अंदाज पर अशवा का जिस्म लरज उठा। ये जुमला समाज से टकराते उसे लगा शहर लाहौर में इससे ज़्यादा कोई बदनसीब नहीं, क्योंकि इसके सामने माजी खौफनाक अंदाज में आज खड़ा था और आज वो तन्हा थी। 2 घंटे गुजर चुके थे। असरार और अनस अशवा की तलाश में निकले थे। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था, ये कहकर कि 24 घंटे से पहले गैर मौजूदगी की शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। असरार का दोस्त जो पुलिस में था उसका नंबर बन जा रहा था। वो छुट्टी पर फैमिली के साथ ज़ियारत गया हुआ था। असरार मार्केट के इर्द गिर्द के इलाके में उसे तलाश कर रहा था और अनस अपनी मोटरसाइकिल लिए घर से जाती हर सड़क को जाता रास्ता देख रहा था। एकदम उसे हाथ में मौजूद घड़ी में इर्ताश पैदा हुआ। वो मोटरसाइकिल रोकता ठहर गया। कायनात ने अभी इन्हें तन्हा नहीं छोड़ा था। आज फिर अनस न्याजी को अशवा न्याजी तक जाने का रास्ता कुदरत ने फराहम कर दिया था। उसने घड़ी पर लोकेशन देखते मोटरसाइकिल उस तरफ जाते रास्ते पर बढ़ाई। 7 माह कब्ल सितंबर की शाम पासी हो रही थी। अल्तमश न्याजी लॉन में बैठे एहतशाम के साथ चाय पी रहे थे। अनस की तरह बातों के दरमियान उन्होंने बेगम से पूछा। अपने कमरे में प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा है, एहतशाम ने माँ के कहने से बताया। घर आए घंटे ही कितने हुए हैं और भाई का खबरी बन गया। फातीना मुस्कुराई। शेर जासूस है मेरा फौजी बेटा, शेर शरीर अंदाज में कहते वो इनसे गुफ्तगू करने लगे। तायम्मी, किचन के दरवाजे से लाउंज में आते अशवा फातीना को तलाशते आगे बढ़ी। अनस सीढ़ियाँ फलांगता नीचे आता उसे देख चुका था। हो, अपने पीछे की आवाज़ पर अशवा उछली। ओह, मेरी जान निकाल दी। हदनी आंखें हैरत से फैली। इतनी बेमोल जान नहीं है तुम्हारी, ऐसे ही निकल जाने देता। सब्ज आंखें मुस्कुराई। अरे, चीज़ केक शाम की चाय के संग? अनस ने उसके हाथ में थामे चीज़ केक का टुकड़ा उठाना चाहा। खबरदार, पहले तायाब और ताई अम्मी। अशवा ने पीछे हटते इसके हाथ पर जोर से मारा। मेमनी, बड़ी जान आ गई है। ताया ताई की चमची, बच्चों को मना नहीं करते। इसके हाथ से केक थामना चाहा। 6 फुट के बच्चे को मैनर्स नहीं है, किसी के खाने पर नजर नहीं रखते। अशवा ने केक उसकी पहुंच से दूर किया। मेरी बहन ने बनाया तो इस पर पैदा हक मेरा है। अनस ने शोखी से कहा। मुंह न मथा जिन पड़ो था। खुश फहमियाँ चेक करो बस। मिस्टर अनस न्यासी तसव्वुराती दुनिया से बाहर आए। अनमता बीबी ने परसों बनाया था और अपने मजाजी खुदा की फरमाइश पर। मैंने आज बनाया तायाबू और ताई अम्मी के लिए, और आज एहतशाम भाई भी आए हैं। मेरे हाथ से बना चीज़ केक है, सो मेरा हक है इस पर। खबरदार हाथ भी लगाया मेरे केक को, वरना मुंह तोड़वा लेंगे। भाई की चमची, एहतशाम भाई आए हैं, ज़रूर तोहफा लेना होगा, तभी केक बनाकर पहुंच गई। अनस ने उसके हाथ से केक छपड़ लिया। मेरे भाई जिंदाबाद। असरार और एहतशाम भाई को शिकायत लगाऊंगी। मेरा केक वापस करो अभी।
उसकी हिरनी आंखें गुस्से से फैली। कत्ल ना करवा लेना, अगर दोनों को कुछ कहा तो टांगे तोड़ दूंगा। केक लेकर वो मुड़ता इसको धमकी लगा रहा था। असरार एहतशाम से अपनी दुर्गत को कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। केक वापस करते हो या नहीं? अंदाज लड़ाका था। अश्वा का मूड बिगड़ चुका था। मेरे हाथ में केक, मेरा हक सबसे पहले उसे खाने का। वो दौड़कर सोफे के पार हो गया। मेरा केक, मेरी मर्जी, जिसे मर्जी दूँ, वापस करें। अश्वा उसके पीछे लपकी। मेमनी, बुरी बात, धमकियाँ नहीं लगाते। अनस अब आगे आया था और अश्वा उसके पीछे। दोनों चीखते चिल्लाते एक दूसरे को सुनाते केक के शिकार में भाग रहे थे। अनस 3 सीटर सोफे पर चढ़ा। अश्वा ने उसके पीछे जंप लगाया। अनस सोफे की पुश्त को फलांगता उतरने लगा। जब इसका बैलेंस बिगड़ा और केक उसके हाथ से छूटता, इसकी शर्ट को लगता पीछे जा गिरा। अनस की एक टांग सोफे पर हवा में थी और जिस्म का कमर से ऊपर वाला हिस्सा जमीन पर। वो जंप मारकर खड़ा हुआ। जब सोफे से जमीन पर गिरी रूहानसी शक्कर बनाए अश्वा के चेहरे पर पड़ी। चीज केक सीधा इसके सर पर गिरता जमीन बोस हो गया था। नाउ योर मर्डर इज लवफुल फॉर मी। उसके इस पर नजर पड़ते फलक शकाफ कह के कोई सुनते वो आग बगोला होकर चलाए। डियर गर्ल, योर कंडीशन इज टेरेबल। अश्वा के उसे जोर से मारने को कुशन्स को पकड़ते वो दीवानावार हंस रहा था। अश्वा ने लाउंज में लगे शीशे में अपनी अक्स को देखते अपनी हंसी दबाना चाही, लेकिन नाकाम रही। अब वो दोनों हंस रहे थे। लाउंज से लाउंज में आते एहतशामी ने देखा तो अपना फ़ोन सेब से निकाल दे कैमरा ऑन किया और इस लम्हे को महफूज कर लिया। इन दोनों की खट्टी मीठी लड़ाइयाँ बचपन से होती आ रही थी। अनस का मिजाज चुलबुला, जबकि अश्वा उसके उलट गर्म मिजाज की थी। दोनों की तकरार की न्याजी हाउस को आदत सी हो गई थी। कुछ आदतें पुख्ता होकर जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन जाती हैं। लाउंज की सफाई इन दोनों भाइयों ने फातीना के अंदर आने से पहले मिलकर की थी। अश्वा को चेंज करने के लिए भेज दिया था। फ्रेश होकर अश्वा नमता के साथ शाम से मिलने आई थी। शाम में वो इन सब के लिए अनस के साथ जाकर तोहफे ले आया था। वो जब भी आता बहुत चाहत से घर वालों को कुछ ना कुछ दिलवाता था। अश्वा और अनमता का अपने भाई की छुट्टी पर रूटीन में कुछ बदलाव आया था। वो लोग लाउंज में बैठे गोस्ट ऑफ वॉर हॉरर मूवी देख रहे थे। अश्वा पिज़्ज़ा खाते अनमता की ओट में बैठी थी। जैसे ये प्रोजेक्टर में प्रूफ लिंट सीन आया, अश्वा को मुंह में पिज़्ज़ा डाला। पिज़्ज़े का टुकड़ा इसके हलक में जा लगा। वो खांसने लगी। वो तशद्दुद, खून खराबा और हॉरर मूवी से खार खाती थी। मेमनी डर गई। अनस हंसा। अश्वा पैरों में सलीब पर अड़सते उठने लगी। अशु, बैठ जाओ, इतनी स्केरी मूवी नहीं है। एहतशाम ने कहा और अनमता ने इसका बाजू खींचते बिठाया। एक सोफे पर एहतशाम रिलैक्स अंदाज में बैठा था। 3 सीटर सोफे पर अनमता और अश्वा पाँव पर करके बैठी थी। अनस कारपेट पर रखे कुशन पर लेटा हुआ था। पिज़्ज़ा खत्म करते वो कोल्ड ड्रिंक का कैन हाथ में थामे घुटनों पर थोड़ी रखे बड़े इन्हेमाक से मूवी देखी गई। वो अकेली कभी ऐसी मूवीज़ देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इन तीनों के साथ अच्छी मूवीज़ देखने के लिए दिल जिगर एक करना पड़ता था। मूवी ज़बरदस्त थी। सीन आगे बढ़ते गए। अनस ने टेबल से अपना कैन उठाने को नज़र उठाई तो उसकी सिमट कर अनमता से लगे बैठे अंदाज पर मुस्कुराते हुए उसकी सब्ज आंखों में शरारत नाची। लाउंज की बत्तियां बंद थी। महज प्रोजेक्टर पर छाई रोशनी वाज़ेह थी। अनस वापस सीधा और लेस का पैकेट खिसकाकर अश्वा के पैरों की तरफ उछाल दिया। अपने पाँव के करीब कुछ क्रच की आवाज़ महसूस करते वो हड़बड़ाई। लाउंज में यू लीव यू डाई सीन का इरताश पैदा हुआ। अश्वा की नज़र पड़ी। दिल धड़का और झटका खाकर वो सोफे पर खड़ी हुई। इसके हाथ से कैन सिरककर ज़मीन पर बैठे अनस के सर में उंडेल गया। भूत! वो चिल्लाई। भूतनी! वो हड़बड़ाया। एहतशाम ने बत्ती रोशन की। अनमता ने चीखती अश्वा को पकड़ा। क्या हो गया? पागलों की तरह चीख क्यों रहे हो? अनमता इन दोनों को देखती हैरान हुई। भूत! अश्वा का दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम जैसी भूतनी के होते कोई भूत न्याजी हाउस का रुख न करे। हाथों में जान नहीं थी, कैन मेरे सिर पर पटक दिया। गर्दन ऊंची किए वो सोफे पर खड़े अश्वा से उलझा। मेरी जान निकल जाती मेरे पैरों में। वो सीने पर हाथ रखे लंबे सांस ले रही थी। लेस का पैकेट था। कब से मेमनी चरी जा रही हो। खाने और भूत में फ़र्क नजर नहीं आया। उसने अपने कोक से भरे बाल नोचे। लेस का पैकेट आपके पास था, मैं बस पिज़्ज़ा के साथ कोक पी रही थी। अश्वा ने गर्दन नीचे करते पैरों में देखा। मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगी। कॉस्ट ऑफ मूवी। भूत प्रेत हमारे घर पार्टी करने नहीं आए। वो चिढ़ा हुआ था। मुझे आपने डराया ना, बचेंगे तो अब आप ही नहीं। एहतशाम भाई पकड़े। अनस ने दौड़ लगा दी। जब वो चिल्लाई, एहतशाम ने हंसते हुए अनस को पकड़ना चाहा, लेकिन वो सोफे से जिस लगाता बाहर को भागा। अश्वा ने कैन इसकी कमर पर मारा। वो लॉन की सिमत भाग गया। अश्वा इसके पीछे थी और अनमता एहतशाम इनके पीछे। सरार वॉक से आता सीधा इन्हीं की सिमत आ गया। वो दोनों लॉन में आगे बढ़े भाग रहे थे।
अश्वा के हाथ में जूता था जिससे आज वो अनस का कीमा बनाने वाली थी। इन टॉम एंड जेरी को सुकून नहीं, कभी तो एक साथ तहम्मुल से कुछ वक्त रह दिया करो। असरार ने मुस्कुराते हुए पूछा था। अनमता ने बताया तो वो भी एहतशाम के साथ अश्वा को आवाज़ लगाने लगा जो झूले के गिर्द अनस को पकड़ने वाली थी। जेरी छोड़ना मत, आज इस टॉम के बाल नोच लेना। इसकी बात पर अश्वा मज़ीद शेर हुई। स्लीपर ज़मीन पर पटकते हुए थक कर झूले पर बैठे अनस के बालों को दोनों हाथों में जकड़ती चहकी। आप बताएं, मुझे तंग करके कौन से पैसे मिलते हैं जो मेरी जान निकालने पर तुले रहते हैं? बस करें मेमनी, गंजा करेगी क्या? फिर तुम्हारे हैंडसम कज़न को कोई लड़की भी नहीं देगा। अनस ने बाजू से पकड़ते अपने बाल छुड़वाना चाहे। अश्वा ने जोर से खींची। कज़न की हरकतें देखकर कोई भी नहीं कह देगा। वो भी इसके साथ झूले पर बैठ गई। मेरी अम्मा माफ़ी दे दे। अनस ने हाथ जोड़े। मेरी तोबा, मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं नहीं बोलती। उसने मुंह बसूरते गर्दन उठाकर सामने खड़े नौजवान की तरफ देखा। एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी। अब चहकी थी। लालची गुड़िया, बोलो। अनस ने आंखें निकालते मुंह बनाया। भाई, इसे बोले आइसक्रीम खिलाने के लिए ले चलें, अभी और इसी वक्त। इजाज़त देना आपका काम। उसने चमकती आंखों से उसे सजा सुनाई। वो जानता था दोनों सड़ियत भाई कभी रात को इन्हें बाहर जाने न दें। मेमनी, मेरे हाथों वाकई किसी दिन साया हो जाओगी। बालों में हाथ फिरता वो सामने अपने भाइयों को देखने लगा जो इसकी दुर्गत बनता एंजॉय कर रहे थे। अश्वा इसकी शक्ल देखकर मुस्कुराई। मदम मुस्कुराहट ने इसके भरे गालों पर बढ़ते गड्ढों को चांद की रोशनी में दीदार करवाने की इजाज़त दी। वो बहुत कम ये शर्फ किसी को बख्शा करती थी। अनस न्याजी ने फकर चम सजे चांद की सिमत चेहरा उठाने के बाद इस मोहनी चेहरे पर नजर डाली तो इसके चहकते अंदाज पर वो मुस्कुराए बिना न रह सका। जेरी को इतनी मासूमियत नहीं भाती। वो अब अपने मिशन पर निकलता असरार के करीब आया। वो लोग आइसक्रीम खाने के बाद घर आ रहे थे। उसे नहीं मालूम अनस ने भाइयों से क्या कहा कि उसे बस ड्राइव का मज़ा आ रहा था। जिंदगी कितनी पुरसकून महसूस हो रही थी। इशू हल्का तशद्दुद कर देखकर तुम्हारी हालत गैर हो जाती। कभी कोई स्वेर सूरत हाल सामने आ गई तो क्या करोगी? एहतशाम ने तशवीश से उसे देखा। वो लोग शाम की चाय पी रहे थे। आज अशफा ने चॉकलेट केक बनाया था। अल्लाह मालिक, जिसने सूरत हाल में डाला होगा वही संभाल भी लेगा। उसकी आंखों में यकीन देकर वो सब मुस्कुराए। मेरी बहन ने बात तो सोहान ने सही किया। अब तुमने 2 मरतबा केक बनाया तो इनाम तो बनता है। उसे साइड से डब्बा उठाते घड़ी निकाली। वो स्याह एप्पल वॉच थी। 2 मरतबा कब? अर्शु तो आज केक लाई। फातीना का सवाल अनस ने शोर मचाकर दबा दिया। वह अम्मी से डांट खाना फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये इस मेमनी को केक बनाने का इनाम मिलने लगा है। इसके नतीजे अंदाज पर अशफा ने कोहनी मारी। तो जेलस कम हो रहे हैं। इसकी बारी थी हिसाब बराबर करने की। ये बिल्कुल घड़ी इस जैसी घड़ी से कॉन्टेक्ट है। तुम इस घड़ी को अपनी कलाई में डाल दो। मोबाइल वाले तमाम फीचर्स इसमें मौजूद हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि इसका जीपीएस दूसरी घड़ी से जुड़ा है। अगर कभी अल्लाह ना करे तुम किसी गैर आरामदायक सूरत हाल का शिकार हो जाती हो तो तुम्हारे गिर्द वो लेंस करके हालात को इसका सेंसर स्कैन करके दूसरे को सिग्नल अलर्ट करेगा। वैसे ये मेरा आला है, मेरे पास होता है, लेकिन चूंकि मैं पोस्ट की वजह से लाहौर नहीं होता तो अनमता एहतियात के तौर पर दूसरी वाली घड़ी को रख ले। एहतशाम ने इन्हें घड़ी का मकसद समझाते बारी बारी सबकी शक्लों को देखा। वाह, ये तो अच्छा हो जाएगा। फातीना को मुनासिब लगा। ब्लैक एप्पल वॉच अनमता ने रख कर क्या करनी है? मैं भी यूं नहीं चाहता हूँ, मुझे इसका दूसरा जोड़ा दे दो। अनस ने घड़ी पकड़ी जिसका जोड़ा अशवा की कलाई में था। क्यों जेलस हो रहे हैं? अशवा ने ठाठ से कहा। अनस ने आंखें सुकेड़ी। ठीक है, तुम पहन लो। ये दोनों उलझना शुरू होते अनमता ने बात ही खत्म कर दी। और अब ये वही घड़ी थी जिस पर अलर्ट सिग्नल्स अनस को अशवा की तरफ से मसूल हुए थे।